वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था को। सबसे पहले यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है, तो इसे हम लोग देखें कि यह भाग 9 में है। वेरी इम्पोर्टेंट कि कौन से भाग में है, तो भाग 9 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243 कौन सी आर्टिकल में है, तो 243 याद रखेंगे। 243 और इसी के अंतर्गत 243A से लेकर 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो आर्टिकल 243 में इसे रखा गया है और आर्टिकल 243 के अंतर्गत 243 से लेकर 243A से लेकर 243O तक, अर्थात 243A, 243B, 243C, ये सभी आर्टिकल्स जो हैं, तो यहाँ से लेकर 243O तक ये जो है कहाँ पे है, तो पंचायती राज व्यवस्था का और कौन से भाग में है, तो भाग 9 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था भाग 9। और आर्टिकल की बात की जाए तो 243A से लेकर 243O तक। अब देखिए, ये तो था हमारा पंचायती राज व्यवस्था का भाग और आर्टिकल। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके बारे में क्या क्या डिटेल है। कि सबसे पहले जिस वक्त संविधान बना था, तो उस समय इस पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नहीं था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मूल संविधान में इस पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नहीं था। जिस समय हमारा जो ओरिजिनल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय यह मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं था। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन घोषित किया गया। कौन? 73वां संविधान संशोधन। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत यह पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया, तो 73वां। वेरी इम्पोर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए, भारत में सबसे ऊपर कौन सी सरकार है, तो केंद्र की सरकार है। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन है, अर्थात जो लोकल गवर्नमेंट है उसका शासन है। अर्थात केंद्र के अंदर में राज्य का शासन, राज्य के अंदर में जिले का शासन, जिले के अंदर में पंचायतों का शासन, अर्थात ब्लॉक का शासन, ब्लॉक के अंदर में पंचायतों का शासन, और उसके बाद व्यक्तिगत मानव का शासन। तो यही सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसे स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर। तो याद रखेंगे, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और सबसे नीचे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद स्थानीय नागरिक और ग्रामीण नागरिक की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हुई, जिससे स्थानीय एवं ग्रामीण शहरी लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। तो केंद्र की सरकार के लिए जो केंद्र की समस्या के लिए केंद्रीय स्तर पर जितने सारे नियामक संस्थाएं थीं, वो तो थीं
स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट के आधार पर भी जो समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टेट बॉडी की भी व्यवस्था थी, लेकिन पंचायतों का समस्या का समाधान कैसे हो, तो इसी के लिए इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नियुक्ति की गई। तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है स्थानीय नागरिक और ग्रामीण नागरिक की समस्याओं का हल करना, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना, जिससे कि आम जो स्थानीय नागरिक हैं, लोकल जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। अब है कि स्थानीय स्वशासन होते कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा नगरीय क्षेत्र। तो स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में जिला में बोर्ड की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि जब हम लोग पढ़ रहे थे जितने सारे प्लेलिस्ट में जो हम जो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे कि जितने सारे वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें लॉर्ड रिपन के बारे में भी पढ़ा है। और लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग क्या पढ़ा है कि लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसी ने ही लोकल बॉडी की शुरुआत की थी। तो 1880 से लेकर 84 तक इसका शासन था। यह वायसराय था लॉर्ड रिपन। और भारत में सबसे यदि उदार कोई व्यक्ति था, अगर वायसराय के रूप में या फिर गवर्नर जनरल के रूप में या गवर्नर के रूप में, तो यही लॉर्ड रिपन था, जिसने इल्बर्ट बिल पास किया था। अर्थात भारतीय भी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते थे, उनके लिए न्याय कर सकते थे। तो ये चीज़ें अंग्रेजों को नहीं खली। हालांकि बाद में इसका विरोध हुआ, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया, और यह फेल कर गया। लेकिन जब लॉर्ड रिपन यहाँ से जाने लगा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। तो लॉर्ड रिपन जो है, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कब किया? तो जिला बोर्ड की स्थापना किया। कब? 1882 में। तो 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना किसने की? तो यह लॉर्ड रिपन ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। तो महात्मा गांधी ने किसकी बात की थी? ग्राम स्वराज, कि गांव में एक अलग अपना राज्य व्यवस्था होगा, गांवों का एक अपना शासन व्यवस्था होगा। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात की थी। इंपॉर्टेंट है ग्राम स्वराज्य। संविधान सभा के गठन के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस स्थानीय स्वशासन से जो स्थानीय ताकतवर लोग हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा। चूँकि बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले थे, इसी कारण स्थानीय स्वशासन और ग्राम स्वराज के पक्ष में थे। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 1932 में इसी कारण जो है विवाद हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर में और महात्मा गांधी में। चूँकि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग संप्रदाय चाहते थे, एक अलग जो है मतदान प्रणाली चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, अगर इन्हें अलग कर दिया जाएगा, अलग निर्वाचन प्रणाली दे दिया जाएगा, तो ये समाज से अलग हो जाएंगे। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि इनके लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो, तो इसी विचार को लेकर के क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। कौन सा? पूना पैक्ट। तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन और उसके बाद ये जो लोकल बॉडी है उसके बारे में पक्षधर थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे ताकतवर लोगों को फ़ायदा होगा, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले मैक्सिमम लोग थे, तो इसी कारण इसको पारित कर दिया गया। याद रखेंगे,
लेकिन इसको पारित करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था किसका? तो के संथानम का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है के संथानम। तो के संथानम नामक व्यक्ति ने संविधान सभा की बैठक में स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 में जुड़ने की बात कही, क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में। तो उसी में तो एक के संथानम नामक एक नेता थे, बड़े नेता थे, तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन को आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में जोड़ने की बात कही, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जो स्थानीय स्वशासन है यह भी राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व हो सकता है। तो के संथानम ने इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ये स्थानीय स्वशासन को किस में रखने की बात कही? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो 36 से 51 के बीच उन्होंने रखने की बात कही के संथानम ने, जिन्हें लागू करना या लागू ना करना किसके हाथ में है? तो सरकार के हाथ में। तो के संथानम ने कहा कि इसे या तो सरकार लागू कर सकती है या फिर लागू नहीं कर सकती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों पर गवर्नमेंट कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह लागू भी कर सकती है या फिर लागू नहीं कर सकती है। जैसे कि झंडा फहराना, तो झंडा फहराना कोई हमारा अधिकार नहीं है, इसको लिए कानून सरकार लागू कर सकती है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसी में डालने के लिए बात कही के संथानम ने। अनुच्छेद 40 में, कौन से अनुच्छेद 40 में? जो 36 और 51 के बीच में है, आर्टिकल 40, तो इसी में जोड़ने की बात कही। जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास हेतु 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा नामक 2 कार्यक्रम प्रारंभ किया, पर दोनों ही असफल रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यह चीज़ पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा नामक 2 कार्यक्रम प्रारंभ किया, लेकिन दोनों असफल रहा। तो इम्पोर्टेंट है क्या क्या? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा नामक 2 कार्यक्रम की शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन यह दोनों कार्यक्रम असफल हो गया। 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और यही हमारा आधार बना हमारे पंचायती राज व्यवस्था का। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में है या भारत में है, तो चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय का मतलब है कि एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो 3 स्तर होते हैं। तो यही बलवंत राय मेहता के सुझाव पर त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था लागू किया गया पंचायत समिति, पंचायती व्यवस्था का। तो 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय समिति का गठन किया। कौन सा समिति? बलवंत राय समिति, जिसका मुख्य उद्देश्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठित ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की असफलता की जांच करना, कि जितने सारे इसके, चूँकि अभी हमने क्या देखा, के संथानम का असफल हो गया, फिर जवाहरलाल खुद एक ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किए, यह भी असफल हो गया। तो इसी असफलता को जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिसका मुख्य काम क्या था? तो इसकी असफलताओं को जांच करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के असफलताओं को जांच करना। ग्रामीण विकास के लिए बलवंत राय मेहता ने जवाहरलाल नेहरू को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। इस कारण बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाएगा
कि यह जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसको जनक किसे कहा जाएगा, तो बलवंत राय मेहता को याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। अर्थात यही जो है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता का चल रहा है, इम्पॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है लोकतंत्र के शक्तियों का बंटवारा करना। लोकतंत्र के शक्तियों का बंटवारा करना, यही अर्थ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण अर्थात बंटवारा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत सबसे ऊपर कौन होता था, तो जिला परिषद। उसके बाद बीच में प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिसे कहीं कहीं जनपद पंचायत भी कहा जाता है, और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। याद रखेंगे, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो एक समिति है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसका सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर कौन होता है, तो जिला परिषद, जिसे जिला बोर्ड भी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरे स्तर पर, उसके नीचे वाले पर कौन होता है, तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत, जबकि सबसे अंतिम या निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। यह सुझाव दिया किसने, तो यह सुझाव दिया बलवंत राय मेहता ने, अपने बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह अभी जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है, यह बलवंत राय मेहता समिति के ही चल रहा है। तो कौन सा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तर है। आगे हम लोग इसे देखेंगे भी। अब भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का वास्तुकार या शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो भारत के अंदर चूंकि इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बंटवारा किया, इसकी व्यवस्था की, इसी कारण पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और राज्यों को प्रेरित किया कि वह अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें। तो बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और सभी राज्यों को कहा कि आप लोग भी इस नियम को फॉलो कीजिए, इस पंचायती राज व्यवस्था को क्या कीजिए, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए। 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव पहला राज्य बना जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन गांव, तो राजस्थान का एक गांव है नागौर जिला का बगदगरी गांव। तो बगदरी गांव है, राजस्थान के नागौर जिला में पड़ता है। तो एग्जाम में यह चीज़ कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौरी में। जिला पूछे तो नागौरी और गांव पूछे तो बगदरी। कौन, बगदरी कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में। समय पूछे तो समय है 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर 1958 याद रखेंगे। तो यहीं पे सबसे पहला गांव बना जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। इसके बाद 1960 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद 1960 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम ने इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, 1962 ईस्वी में। उसके बाद 1963 ईस्वी में गुजरात ने इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया और 1964 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। तो 1960 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। उसके बाद 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 1963 ईस्वी में गुजरात में और 1964 ईस्वी में किसमें, तो पश्चिम बंगाल में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। अब है कि
यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और चीज़ हम लोग देखें कि बलवंत राय मेहता की समिति के कारण, बलवंत राय मेहता समिति के कारण 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में। तो 1977 ईस्वी में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने उसकी कौन सी पार्टी के थे? तो कांग्रेस। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के कारण 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की कांग्रेस की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक अशोक मेहता समिति का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बलवंत राय जब 1977 का दौर आया तो 1977 ईस्वी में ये जो उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को लगा कि इस बलवंत राय मेहता समिति में कुछ कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अशोक मेहता को सुझाव दिया और अशोक मेहता को कहा कि आप एक समिति का गठन कीजिए। तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक अशोक मेहता समिति का गठन किया। किसने? तो मोरारजी देसाई की कांग्रेस की सरकार ने। कौन सी पार्टी के थे? तो कांग्रेस के, मोरारजी देसाई। 1977 में एक और समिति का गठन हुआ, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और अपने रिपोर्ट में जिसके अनुसार उसका सुझाव क्या था कि सबसे ऊपर जिला परिषद, जिसे जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत होना चाहिए, और सबसे निचले स्तर पर अर्थात दूसरे स्तर पर प्रखंड या पंचायत समिति या जनपद पंचायत होना चाहिए। तो जो अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? तो जिला परिषद या जिला पंचायत, और उसके नीचे जो दूसरे स्तर पे क्या होना चाहिए? तो दूसरे स्तर पर प्रखंड अर्थात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत होना चाहिए। तो अशोक राय मेहता समिति में कि जो ग्राम पंचायत है उसको बताया नहीं गया, इस ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा नहीं की गई। अब है कि अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव नहीं दिया। तो अशोक राय मेहता ने केवल प्रखंड और जिला स्तर पर ही इसे अपनाने का सुझाव दिया। उसमें पंचायती राज व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना बरस होना चाहिए? तो 4 बरस। याद रखेंगे कि अशोक राय मेहता ने यह सुझाव दिया कि भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कितना कार्यकाल होना चाहिए? तो 4 बरस का। याद रखेंगे 4 बरस का कार्यकाल होना चाहिए, और 4 बरस के बाद फिर से चुनाव की व्यवस्था हो। जैसे ही 4 बरस का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर से चुनाव की व्यवस्था हो। यह बात कहा कि किसने? अशोक राय मेहता समिति ने। इसके बाद अशोक राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत के पंचायतों के लिए अलग अलग वित्त आयोग की गठन होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक पंचायत के लिए कर की व्यवस्था, किस पंचायत पर कितना लगना चाहिए, यह पंचायत को संचित समिति से कितना पैसा चाहिए, यह सारी जानकारी मिल सके। तो अशोक राय मेहता समिति के अनुसार यह क्या सुझाव दिया गया कि जो पंचायती राज समिति है उसमें एक वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए। वित्त आयोग अर्थात कितनी जो है संचित निधि से पंचायतों में पैसा देना है, गांवों की कितनी आवश्यकता है पैसों की, तो इसका बंटवारा किया जा सके। कौन सी निधि से? तो संचित निधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संचित निधि से जो है पैसे की बंटवारा की व्यवस्था का सुझाव दिया किसने? तो अशोक राय मेहता समिति ने। तो अशोक राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि भारत के पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पंचायत के लिए कर की व्यवस्था हो अलग अलग हो, और साथ ही साथ इन्हें संचित निधि से कितना पैसा मिलेगा, कितने पैसे का इनका आवंटन होगा, ये सारी चीज़ें उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी हो सके। यह सुझाव दिया अशोक राय मेहता समिति ने, वित्त आयोग का गठन का सुझाव दिया। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को
आरक्षण देने की बात कही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस अशोक राय मेहता समिति ने एससी और एसटी अर्थात जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन की भी बात कही, रिजर्वेशन की बात कही, आरक्षण की बात कही। याद रखेंगे अशोक राय मेहता समिति में। अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय के सुझाव का ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया ताकि गांव के लोग किसी शिकायत का निपटारा ग्राम स्तर पर ही कर सकें। तो यह जो अशोक राय मेहता समिति था उसने ग्राम स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की भी गठन की बात कही ताकि जो ग्राम स्तर पे जो समस्याएं हैं जो वह उसके लिए बाहर कहीं जाना न पड़े, स्वयं वे निपटारा कर सकें। 1779 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इस कारण अशोक राय मेहता समिति की सिफारिश कभी लागू नहीं हुई। तो अगर यह सरकार गिरी नहीं होती तो आज हमारे देश में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। तो 1789 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और इस कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिश कभी लागू नहीं हो सकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1886 ईस्वी में राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार बनी और उस समय एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन हुआ जिसे एल.एम. सिंघवी समिति कहा जाता है। याद रखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति। और इस एल.एम. सिंघवी समिति का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मी मल सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति का मतलब होता है लक्ष्मी मल सिंघवी, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एल.एम. सिंघवी थे, लक्ष्मी मल सिंघवी थे। याद रखेंगे। तो 1886 ईस्वी में जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो राजीव गांधी की सरकार में चूंकि वह कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो उस समय एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन हुआ जिसे एल.एम. सिंघवी समिति कहा जाता है। याद रखेंगे। और इस एल.एम. सिंघवी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसकी अध्यक्ष थे लक्ष्मी मल सिंघवी। लक्ष्मी मल सिंघवी। एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया और सुझाव देने वाला यह पहली समिति थी ताकि सभी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए बाध्य हो सके। तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बार इसी समिति ने, जिसका नाम था कौन? एल.एम. सिंघवी। तो एल.एम. सिंघवी ने पहली बार इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, अर्थात जब इसका जिक्र संविधान में हो जाएगा तो सभी लोग इसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसी कारण एल.एम. सिंघवी ने इस पंचायती राज व्यवस्था को संविधान सभा में जोड़ने की बात कही। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले वह कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान सभा में जोड़ने की बात कही? तो एल.एम. सिंघवी ने। याद रखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एल.एम. सिंघवी अर्थात लक्ष्मी मल सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति ने अपने सुझाव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने अपने सुझाव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। एल.एम. सिंघवी समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या होता है? अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, बीच में यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और पंचायत समिति को जनपद पंचायत भी कहते हैं, और जो सबसे निचला स्तर होता है अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यह बात कह दिया एल.एम. सिंघवी समिति ने। तो अर्थात जो बलवंत राय का जो सुझाव था उसी को ही यह स्वीकार कर लिया गया एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कर लगाने का अधिकार सुझाव दिया, अर्थात इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पंचायतों में अपना टैक्स भी लगा सकते हैं, गाँव में टैक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका अपना जब नियम कानून बनेगा तो ये अपने गांव में टैक्स वसूल सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति ने राज्य चुनाव आयोग के गठन की मंजूरी दी। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने अपने सुझाव में एक राज्य चुनाव आयोग के गठन की भी सिफारिश की।
तो एल एम सिंघवी समिति में कहा गया कि राज्यों में एक चुनाव आयोग का भी गठन होना चाहिए ताकि यह गांवों के अंदर में चुनाव का कार्य संपन्न करा सके। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति ने कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया। तो वही चीज़ जो बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव था उसी को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया, अर्थात इन्होंने भी एक न्यायालय की व्यवस्था की बात कही। तो कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया ताकि स्थानीय जो स्तर है उसकी समस्याओं का निराकरण पंचायत या ग्राम स्तर पर आसानी से हो सके। इसके बाद 1885 ईस्वी में GNV समिति का गठन किया गया। तो एक एक समिति का हम लोग नाम याद रखेंगे। 1885 ईस्वी में GNV समिति का गठन किया गया। अब ये GNV समिति का मतलब होता है इसमें 3 लोग थे। GNV समिति में 3 लोग थे, याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया GNV समिति। वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद इसी में जवाहरलाल नेहरू भी थे। JNV समिति जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो इसी कारण इसे JNV समिति कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो 1885 ईस्वी में JNV समिति का गठन किया गया। 1888 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में एक पी.के. थुंगन समिति का भी गठन किया। याद रखेंगे, पी.के. थुंगन समिति किसमें? तो राजीव गांधी की सरकार में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया। याद रखेंगे कि यह जो समिति है इसमें पूछा जाता है कि उस समय किसकी सरकार थी और इसका गठन कब किया गया था। तो पी.के. थुंगन किस सरकार में इन्होंने पी.के. थुंगन समिति की अध्यक्षता की? तो राजीव गांधी की सरकार में 1888 ईस्वी में, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। पी.के. थुंगन समिति ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही। तो पी.के. थुंगन समिति में SC, ST, OBC और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। पी.के. थुंगन समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सुझाव की सिफारिश की। तो पी.के. थुंगन समिति ने भी इस अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति की तरह इन्होंने भी किस चीज़ की बात कही कि इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। पी.के. थुंगन समिति ने राज्य वित्त आयोग का भी सुझाव दिया। तो पी.के. थुंगन समिति ने भी अशोक मेहता समिति की तरह एक राज्य वित्त आयोग को स्थापित करने का सुझाव दिया। स्टेट फाइनेंस कमीशन, याद रखेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का सुझाव दिया। किसने? तो पी.के. थुंगन समिति ने भी। पी.के. थुंगन समिति ने अपने सुझाव में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि अशोक मेहता समिति ने 4 वर्ष बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, लेकिन पी.के. थुंगन समिति ने यह जो पंचायती राज व्यवस्था था उसका कार्यकाल 5 वर्ष होने की बात कही कि इसका कार्यकाल कितना वर्ष होना चाहिए? तो 5 वर्ष होना चाहिए। याद रखेंगे, राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1989 ईस्वी में 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जो राजीव गांधी के लोकसभा में बहुमत होने के कारण लोकसभा से तो आसानी से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया और इस प्रकार यह जो 64वां संविधान संशोधन था वह क्या हो गया? तो वह असफल हो गया। याद रखेंगे कि 64वां संविधान संशोधन पारित किया राजीव गांधी ने 1989 में। तो लोकसभा में चूंकि इनकी बहुत ज़्यादा बहुमत थी राजीव गांधी की, तो लोकसभा से आसानी से यह पारित हो गया, लेकिन जैसे ही यह राज्यसभा में गया तो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया और इस प्रकार यह जो 64वां संविधान संशोधन था वह असफल हो गया। और इसके बाद यह 64वां संविधान संशोधन कभी अधिनियम या कानून कभी बन नहीं पाया। पंचायती राज व्यवस्था को लोकसभा में संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया
लेकिन यह लोकसभा से पारित नहीं हो पाया और इसे पेश किया था बीपी सिंह की सरकार ने। आगे चल के बीपी सिंह की सरकार ने भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक अधिनियम को लोकसभा में पारित किया। याद रखेंगे, लोकसभा में पारित किया, लेकिन लोकसभा में जब उन्होंने पारित किया, पेश किया, तो लोकसभा से यह पारित नहीं हो पाया, तो यह भी असफल हो गया। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 ईस्वी में एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे, यही चीज़ है जो पूछा जाता है कि किस संशोधन अधिनियम के तहत यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो इसी 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत। 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राज्यसभा में उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ, कानून बना और पूरे देश में इसे 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया और इसी कारण 24 अप्रैल को प्रत्येक दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, तो 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो देख लें कि 74वें संविधान संशोधन विधेयक को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 22 अप्रैल 1992 ईस्वी को लोकसभा में पारित किया और लोकसभा में यह आसानी से हस्ताक्षरित हो गया। फिर अगले दिन यह राज्यसभा में से पारित हो गया 23 दिसंबर 1992 को। फिर राष्ट्रपति से भी यह क्या हो गया? तो राष्ट्रपति से भी 30 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा भी ऐसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया और 24 अप्रैल को ही पूरे देश में जब इसे लागू किया गया तो उसी दिवस से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। तो देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के बाद भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 273 में अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। साथ ही साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। और किस अनुसूची, इसमें कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची। तो यह पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है, जिसमें कुल 29 विषय हैं और इसे आर्टिकल 243 ईस्वी में भाग 9 के आर्टिकल 243 में आर्टिकल 243 ए अर्थात अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक रखा गया है और कुल मिलाकर इसमें 16 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 16। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को याद रखेंगे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी को भाग 5 से हटा दिया गया, जिसके कारण यह रिक्त था। तो जो भाग 9 था उसे हटा दिया गया था पहले ही। किसमें? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग 9 से हटा दिया गया था, तो यह भाग 9 रिक्त था। तो इसी कारण इस भाग 9 में इसे क्या किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को डाल दिया गया। इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग 9 से राज्यों का पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेशों से हटा दिया गया था, जिसके कारण भाग 9 रिक्त था। फिर 1993 ईस्वी में
भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग 9 से राज्यों का पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया गया था। तो यह भाग 9 उस समय से रिक्त था, खाली था, और फिर 1993 ईस्वी में इस भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। तो इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसमें सबसे ऊपर कौन था? जिला परिषद, जिसे जिला परिषद या फिर जिला पंचायत भी कहा जाता है। बीच में अर्थात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जनपद पंचायत भी कहते हैं। और उसके बाद सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पर कौन होता है? तो ग्राम सरपंच, या फिर इसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं। तो यह स्ट्रक्चर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य काम है हर 5 वर्ष पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। और इसी कारण हर 5 वर्ष पर पंचायती स्तर पर चुनाव होता है। तो इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जिला परिषद हर एक 5 वर्ष पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव का सुझाव दिया गया। याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव संबंधी सभी कार्य का जिम्मा किसके हाथ में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में है। देखिए, यदि वही लोकसभा या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो वह किसके हाथों में होता है? तो देश के अंतर्गत जो मेन चुनाव आयोग होता है, सेंट्रल जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके हाथों में रहता है। तो याद रखेंगे, यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके चुनाव का जिम्मा किसके हाथों में रहता है? तो ग्राम स्तर के जो पंचायत होते हैं, जो राज्य का जिम्मा होता है, याद रखेंगे, राज्य के हाथों में होता है इनका चुनाव करवाना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत तीनों स्तर कौन कौन? जिला, प्रखंड और ग्राम, इन तीनों स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन वो भी जनसंख्या के अनुपात में। तो इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जो SC, ST महिलाएं और OBC थीं, इन्हें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिला। आरक्षण के लाभ की घोषणा की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की बात कही गई। साथ ही साथ यह जो जिम्मा था आरक्षण देने का, यह दे दिया गया राज्य विधानमंडल के पास, कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दे दिया गया कि आप जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कितना आरक्षण देना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में इस OBC को और इसके बाद SC को, ST को। तो यह जिम्मा दे दिया। जब किसे जिम्मा मिल गया? तो राज्य चुनाव आयोग को मिल गया। याद रखेंगे, राज्यों को मिल गया। वित्त से संबंधित सभी व्यवस्था करना, जैसे कि पंचायत, जिला या प्रखंड को संचित निधि से कितना पैसा चाहिए, कितना किस पर कर लगाना है, अन्य वित्तीय कार्य, यह सभी कार्य किसका है? तो यह सभी कार्य है ग्राम पंचायत का। तो याद रखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में क्या कहा गया कि हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ गांव के साथ ही इसमें क्या कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए वित्त से संबंधित सभी व्यवस्था करना, जैसे कि पंचायत, जिला या प्रखंड को संचित निधि से कितना पैसा चाहिए, कितना कर किस पर लगाना है, या अन्य वित्तीय कार्य, ये सारा जिम्मा किसका था? तो यह दे दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम स्तर पे। पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, और इसी कारण हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो इसी पंचायती राज व्यवस्था 1993 के अंतर्गत यह घोषणा कर दिया गया कि अब जो है हर एक पंचायती स्तर पर क्या होगा? तो एक वित्त आयोग का गठन होगा, जिसका कार्यकाल
5 वर्ष तक का होगा। याद रखेंगे, हर 5वें वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और इस वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त संबंधी जितने सारे कार्य हैं, भत्ता, पेंशन और भी सारी जितनी सारी चीज़ें हैं वित्त से संबंधित, उसका दारोमदार किस पर है? तो राज्य वित्त आयोग पर। एक चीज़ याद रखेंगे कि इन्हें जो वेतन मिलता है वह संचित निधि से मिलता है। जिस प्रकार केंद्र के जितने सारे अधिकारी थे उन्हें संचित निधि से मिलता था, तो राज्यों को भी यह जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए भी जो पैसा मिलता है, मिलने की व्यवस्था की बात कही गई, वह किसके अनुसार? तो यह संचित निधि से। तो कौन कौन सा वित्तीय अधिकार मिल गया? जैसे कितना कर किस पर लगाना है या फिर और सारे वित्तीय कार्य हैं, ये सब वित्त आयोग को दे दिया गया, राज्य वित्त आयोग को दे दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया। हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया। जो गांव के 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति जिनका समूह है उनको क्या किया गया? तो वोट देने के लिए उनको मतदाता बना दिया गया। अर्थात वोट देने के अधिकारी वे अब हो चुके हैं। अर्थात उनकी उम्र जो है वह 18 वर्ष से क्या हो गई? तो ज़्यादा हुई। याद रखेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया। जो गांव के 18 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति होते थे उन सभी लोगों का क्या है? तो यह समूह होता था। ग्राम सभा के सदस्य का नाम क्या था? तो वोटर लिस्ट अर्थात मतदाता पत्र। तो ग्राम सभा के सदस्य का नाम कहाँ पर आता है? आज भी जो है वोटर लिस्ट में जो सदस्य होते हैं उनका नाम होता है। अर्थात जो मतदान देने के लिए योग्य अभ्यर्थी होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? तो उन्हें मतदाता कहा जाता है। साथ ही साथ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया गया। जो गांव के 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति होते थे और उनका यह समूह होता था। याद रखेंगे। ग्राम सभा के सदस्य का नाम वोटर लिस्ट अर्थात मतदाता पत्र में अंकित रहता है। याद रखेंगे, मतदाता पत्र में अंकित रहता है वोटर लिस्ट में जो वोट देने वाले हैं उनका नाम। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये रजिस्टर्ड वोटर अर्थात पंजीकृत मतदाता होते हैं। तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर्ड वोटर कहा जाता है अर्थात पंजीकृत मतदाता कहा जाता है। ये अवश्य रूप से वोट डालेंगे। याद रखेंगे। ग्राम सभा के लिए किसी गांव में कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए। और अगर किसी गांव में ग्राम सभा या के 200 सदस्य नहीं होते तो बंगाल के श्याम को मिलकर बगल के ग्राम को मिलकर कम से कम 200 ग्राम सदस्यों को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। तो याद रखें, ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम 200 सदस्य। और अगर 200 सदस्य नहीं पूरा हुए तो बगल के गांव को मिलाकर के कम से कम 200 ग्राम सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र ग्राम सभा की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ग्राम सभा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बैठकें सुनिश्चित की गई। तो याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम सभा में कम से कम कितनी बैठक होती हैं? तो 2 तो तय है। एक गणतंत्र दिवस पर, उसके बाद मजदूर दिवस पर, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर। इन सभी पर क्या होती है? तो बैठकें होती है ग्राम सभा के द्वारा। तो ग्राम सभा महीने में 2 बार बैठक आयोजित करती है। आमतौर पर 4 बैठकें हो जाती है। तो कम से कम 2 बैठक, लेकिन आमतौर पर 4 बैठकें भी हो जाती है। 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता ग्राम अध्यक्ष या सरपंच करते हैं। याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती
और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता ग्राम अध्यक्ष या सरपंच करते हैं। इम्पोर्टेंट है। और अधिकतर कितनी बैठक हो सकती है? तो 4। ग्राम सभा अपनी बैठकों में गांव की समस्याओं को सुनते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। तो जिस प्रकार वर्तमान में मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है, तो उस प्रकार उस समय ग्राम सभा का आयोजन होता था। और यह ग्राम सभा गाँवों के अंदर में एक तरह की पंचायती की भी व्यवस्था करती थी, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह बात कहा गया किसमें? तो जो 1993 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें। लेकिन आमतौर पर 4 बैठकें आयोजित हो जाती है। चारों जो बैठक के कौन कौन से दिन हैं, तो कब कब यह बैठक होती है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पहली बैठक होती है। उसके बाद साथ ही साथ 17 दिवस को मजदूर दिवस के अवसर पर, 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर, उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। पारसी गोली याद रखेंगे। अब है कि ग्राम सभा अपनी बैठकों में गांव की समस्याओं को सुनते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं। तो गांव के कुछ वरिष्ठ नागरिक होते हैं, तो उनके साथ ये जो गांव की समस्याओं को क्या करते हैं, तो निपटारा किया जाता है। कि ये जो ग्राम सभा है अपनी बैठकों में गांव की समस्याओं को चुनते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं। ग्राम सभा की मुखिया कौन कौन होती है? तो मुखिया, सरपंच और वार्ड, इसके जो है क्या करते हैं, सदस्य होते हैं इत्यादि का चुनाव कराया जाता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत में। जो सबसे ऊपर होता है मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव के अंतर में हम लोग किस चीज़ का चुनाव करते हैं? तो 3 स्तर। कौन कौन? तो एक है हमारा जिला स्तर पर जिला पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और गांव स्तर पर कौन होता है? तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। याद रखेंगे। ग्राम सभा के लिए वर्ष में कम से कम 2 बैठकें सुनिश्चित की गई। लेकिन आमतौर पर बैठकों जो है वो क्या होती है? तो 4 बैठकें भी हो जाती है। जैसे कि चारों बैठक के बारे में देखा जाए तो 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन था, और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसने की? तो बैठकों की अध्यक्षता ग्राम अध्यक्ष या सरपंच करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जो ग्राम सभा है मुखिया, सरपंच, वार्ड इत्यादि का चुनाव करते हैं, और ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष होता है। और यह अध्यक्ष होता है कौन? तो जिसे सरपंच या ग्राम प्रधान या फिर मुखिया कहा जाता है। और एक उपाध्यक्ष भी होता है इस पद पर, जो सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत के लिए एक पंच की व्यवस्था होती है, जिसमें 5 से लेकर 13 की संख्या में मेंबर होते हैं। तो ग्राम पंचायत के लिए एक पंच होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 से लेकर 13। तो इनकी संख्या 5 से लेकर 13 के बीच होती है पंचों की, लेकिन न्यूनतम 5 होनी चाहिए। तो याद रखेंगे कि पंच में न्यूनतम 5 सदस्य तो होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 13 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे इस पंच में। और अगर गांव की जनसंख्या ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। तो कम से कम इस पंच का मतलब ही होता है 5 लोगों का समूह। तो पंच जो होता है यह क्या करता है? तो समस्याओं का निपटारा करता है ग्राम स्तर पर। तो ग्राम पंचायत के लिए एक पंच होती है, जिसकी संख्या 5 से लेकर 13 के बीच होती है, लेकिन न्यूनतम संख्या 5 होनी ही चाहिए। और अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो इनकी संख्या 13 से भी ज़्यादा हो सकती है।
इसके बाद पंचों का चुनाव गांव को वार्डों में बांट कर करते हैं, जिसमें प्रत्येक वार्ड के सदस्य अपना अपना एक पंच का चुनाव करते हैं। तो पंचों के चुनाव में गांवों को किस में बांटा जाता है, तो वार्ड में, और ये सभी वार्ड मिलकर एक अपने पंच का चुनाव करते हैं। याद रखेंगे, वार्ड। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो पंचों का चुनाव ग्राम जो मुखिया होता है, तो पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। याद रखेंगे, तो पंचों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया के चुनाव का जिम्मा राज्य विधान मंडल को सौंपा गया है, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ही चुनाव होता है। परंतु कुछ राज्यों में ग्राम जो अध्यक्ष है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत भी होता है। कुछ जगहों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत भी इसका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, जो पंचों से ही किसी एक को आपसी सहमति से चुन लिया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष होते हैं उनके लिए कोई अलग चुनाव की व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनका चुनाव अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के तहत चुनाव होता है, तो इसी उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात जो पार्टी जीतती है तो उसी अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव कर लिया जाता है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा क्या होता है, तो मतदान किया जाता है। किसके लिए, तो ग्राम सभा के सदस्यों के लिए। याद रखेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सुझाव है, अर्थात मुखिया, सरपंच या ग्राम प्रधान को चुनने के लिए। जैसे कि वर्तमान में अभी जो है 2021 में यह पंचायती चुनाव हुआ, तो उसका वह बिहार में हुआ, उसका जिम्मा किसके पास था, तो उसका जिम्मा था राज्य सरकार के हाथों में। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, जो पंचायतों में से ही किसी एक को आपसी सहमति से चुन लिया जाता है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात आपस में ही आपसी सहमति से एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ग्राम पंचायतों में एक सरकारी अधिकारी होता है, जिसे पंचायत सचिव या फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO या ग्राम सेवक कहते हैं, जो ग्राम पंचायतों के कार्यों को करने में क्या करता है, तो सहायता प्रदान करता है और ग्राम पंचायतों का नियंत्रण भी करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत में एक सरकारी अधिकारी होता है। वह सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो VDO अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास पदाधिकारी। उसके बाद एक पंचायत सचिव होता है प्रखंड स्तर पर, और एक ग्रामीण विकास पदाधिकारी होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल की बात की जाए तो कितना होता है, 5 वर्षों का। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्षों तक होता है, तो 5 वर्षों तक। अगर ग्राम पंचायत अपने समय से पहले यानी कि 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है, तो विघटन के 6 माह के अंदर में अगला चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। याद रखेंगे कि यदि बीच में ही सरकार का विघटन हो गया, तो फिर 6 महीना के अंदर अगर चुनाव होने वाला है तो क्या किया जाएगा, तो दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। तो 6 माह के अंदर में इसे क्या करना पड़ेगा, तो अपना सुझाव देना होगा। तो 6 माह के भीतर ही चुनाव कराना होगा। लेकिन जब यह सरकार का विघटन होता है और विघटन और पूरा कार्यकाल के बीच का समय 6 माह से कम होता है, तो चुनाव की ज़रूरत नहीं होती है।
याद रखेंगे। जब 6 माह से कम समय बचा हुआ है तो उस समय चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या तो कोई अन्य सरकार को बैठा दिया जाएगा या फिर यही सरकार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। याद रखेंगे। इसके बाद क्या है कि उसके बाद है कि ग्राम पंचायत की बैठकें माह में कम से कम 1 बैठक तो होनी ही चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णन है। पर कहीं कहीं राज्य में 4 या 5 बैठकें भी हो जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत की बैठकें माह में कम से कम कितनी बार हो जाती है, होनी चाहिए। तो 1 बैठक तो होनी ही चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णन है। पर कहीं कहीं किसी राज्य सरकार के द्वारा 4 या 5 बैठकें भी आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत में गांव की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पंच बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एससी और एसटी को पंच बनाने के लिए अर्थात कोई सीट देने के लिए क्या किया गया, तो इनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। याद रखेंगे, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए को पंच बनने के लिए, याद रखेंगे, तो एससी और एसटी के आरक्षण के में कौन से लोग शामिल होंगे, तो पंच, केवल पंच के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद ग्राम पंचायतों में पंचों की कुल संख्या कितनी थी, तो कम से कम 1/3 अर्थात 1/3 या 1/33 आरक्षण की बात कही। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत में पंचों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 अर्थात 1/3 या फिर या फिर 1/3 या 33% आरक्षण की बात कही गई। इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम पंचायतों में 1/3 या 33% आरक्षण की बात कही गई। अब देखिए, अब रही बात कि महिला को तो अलग से आरक्षण मिला ही है। अगर ये महिला सदस्य एससी और एसटी में भी आती हैं तो इनको महिला का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ एससी और एसटी इसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। याद रखेंगे, इस एसटी और एसटी दोनों का उन्हें लाभ मिलेगा। एससी और एसटी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में प्रावधानों में महिला भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकते हैं। ग्राम पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य विधान मंडल के निर्देशानुसार, तो ग्राम पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य विधान मंडल के अनुसार आरक्षण की बात कही गई है कि अगर राज्य विधान मंडल चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्गों को पंचायत के पंच के चुनाव में क्या कर सकती है, तो आरक्षण क्या खड़ा कर सकती है। याद रखेंगे कि अगर राज्य विधान मंडल चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्गों को पंच के चुनाव में आरक्षण दे सकता है। किसके चुनाव में, तो पंच के चुनाव में क्या कर सकता है, तो आरक्षण दे सकता है। ग्राम पंचायत के पंच में यदि पंचों का चुनाव हो रहा हो तो उसमें अगर कोई महिला एससी एसटी जाति में है तो उसकी आरक्षण महिला में भी होगी और एससी एसटी में भी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या कहा, यदि एससी और एसटी में कोई महिला है तो महिला का तो उसका सीट आरक्षित है ही, साथ ही साथ उसे एससी और एसटी में भी सीट आरक्षण मिलेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया के चुनाव में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति को हर गांव में चक्रानुचक्र आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। अर्थात राज्य विधानमंडल यह तय करता है कि किस पंचायत को महिला आरक्षित किया जाए और किसे एससी एसटी की
चक्र के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब ये चक्रानु चक्र का मतलब क्या होता है? तो चक्रानु चक्र का मतलब होता है चक्र के हिसाब से कि अगर इसको अर्थात एक भाग को अगर जैसे कि मान लिया जाए कि 2 गांव हैं, 3 गांव हैं, एक है मोहनपुर, दूसरा है मानपुर और तीसरा है सलेमपुर। तो यदि मोहनपुर को एक बार एसटी का सीट मिला तो अगला सीट में उसे एसटी का सीट नहीं मिलेगा, हो सकता है उससे महिला सीट आरक्षित कर दी जाए अगली बार में। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो चक्रानु चक्र कहा जाता है। याद रखेंगे, चक्रानु चक्र। अब है कि पंचायत समिति में एक अध्यक्ष होता है जिसे प्रमुख या प्रधान कहा जाता है। तो पंचायत समिति में एक अध्यक्ष होता है और इसके जो मुख्य होते हैं उसको प्रमुख या प्रधान कहा जाता है। याद रखेंगे, पंचायत समिति किस स्तर पर होता है? तो अभी हमने बताया प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें कुछ सदस्यों का चुनाव होता है और उसी में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य उस प्रखंड के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मतदाता पत्र में उनका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। याद रखेंगे कि पंचायत समिति के सदस्य उस प्रखंड के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? यदि उनकी मतदाता पत्र में उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत मतदाता पत्र में उनका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पंचायत समिति के सदस्य उस प्रखंड के राज्यसभा या विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मतदाता पत्र में उनका नाम हो। अर्थात किसी भी राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद राज्य विधान परिषद, किसी का भी मेंबर हो सकता है या इस चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन जिस पंचायत के अंतर्गत में यह पद सरपंच या किसी पंच में भाग लेगा तो उसका मतदाता सूची में उस जगह पे उसका नाम होना चाहिए। पंचायत समिति के सदस्य उस प्रखंड के राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मतदाता पत्र में उनका नाम हो। पंचायत समिति की सहायता के लिए एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पंचायत समिति की सहायता के लिए एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कहते हैं। पंचायत समिति में एससी और एसटी को प्रखंड में इनकी जनसंख्या से के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायत समिति में एससी और एसटी को प्रखंड में इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। याद रखेंगे। तो इसका हम लोग अगले पार्ट में इसे हम लोग पूरा करेंगे। यह जो ग्राम पंचायत का भाग है, यह पहला भाग है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे इस पंचायती राज व्यवस्था के जिला स्तर के भाग को, और जितने सारे आर्टिकल हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।